देखिए, मैंने आपसे कहा था कि जो बैक्टीरियल सेल्स होती है वो मोटाइल हो सकती है या तो वो नॉन मोटाइल हो सकती है। वालेकुम सलाम। और मोटाइल का मतलब हो गया जहाँ पे फ्लैजला होगा, क्योंकि फ्लैजला की मदद से वो मोशन दिखा दे अपना। अगर फ्लैजला नहीं होगा तो क्या होंगे वो? डेफिनेटली वो होंगे नॉन मोटाइल। और उसके बाद हमने ये भी कहा था कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो दिखा दें रेंज नंबर है अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजला। जो फ्लैजला होता है वो डिफरेंट नंबर्स में हो सकता है और डिफरेंट रेंज में हो सकता है वो, ठीक है। मतलब कभी होगा आगे से भी सामने से भी, उस एतबार से हो सकता है वो बहुत साइड से। उसके बाद हमने कहा था कि जो फ्लैजला होता है बैक्टीरियल फ्लैजला इज कंपोज ऑफ थ्री पार्ट्स: फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। बैक्टीरिया का जो होता है ना ये, देखिए, बैक्टीरियल फ्लैजिला, ये देखिए आप आराम से डायग्राम में, इसके तीन पार्ट्स होते हैं। कहाँ पे इसमें डायग्राम दी होगी अच्छी डायग्राम? हम देखते डायग्राम अच्छी कहाँ पे दी होगी। ये देखिए आप, ये डायग्राम अच्छी दी है इसने। ध्यान से आप देखिए, ये बैक्टीरिया का फ्लैचला होता है। एक तो फिलामेंट पता ही है, फिलामेंट होगा इसको ऊपर से, ठीक है, जो कि ऊपर से होता है। ये इसको बोलते हैं बेसल बॉडी। क्या बोलते हैं? बेसल बॉडी। अब यहाँ पे इसने ये तीन चीजें एनसीईआरटी ने इसने कहा है कि बेसल बॉडी होती है इसमें, और हुक होता है और बेसल बॉडी होती है। तो फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी एनसीईआरटी ने हमें कहा है। फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी कहाँ पे होंगी तीन चीजें? आप ढूंढिए डायग्राम। फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी, ये देखिए आप, देख पा रहे हैं आप? फिलामेंट भी यहाँ पे, हुक भी यहाँ पे, और ये बेसल बॉडी है। आपको इतना नहीं पढ़ना है, आपको बस तीन चीजें रखनी है याद: फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। मुझे लगता है यहाँ पे ठीक दिएगा हमें। ये देखिए आप, ये हो गया फिलामेंट इसका। यहाँ पे ये साफ ही नहीं आ रही डायग्राम्स। फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। एक मिनट मैं इसको करता हूँ कुछ। इतना आप समझ पा रहे हैं? यहाँ पे नजर साफ है फिर भी। ये देखिए आप, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी आपके सामने है। ये बैक्टीरियल फ्लैजला है। और सलाम। आप देखिए ध्यान से, फिलामेंट यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। फिलामेंट जो कि ये है फिलामेंट। हुक भी आपको दिख रहा है, ये हो गया हुक, ठीक है। और बेसल apparatus या बेसल बॉडी एक ही बात है, बोल सकते हैं इसको। तो बेसल बॉडी हो जो बुनियाद जो होती है यहाँ पे, जो सेल वॉल के अंदर होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होती है, ठीक है। अब देखिए सेल वॉल कितना है, सेल वॉल यहाँ से लेकर यहाँ तक है। फिर क्या होता है बाद में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है यहाँ पे। तो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये बेसल apparatus पाया जाता है। यहाँ से फ्लैजा निकल जाता है। और पता है फ्लैजा कैसे बन जाते हैं, हम पढ़ेंगे आगे। हुक यहाँ पे होता है और फिलामेंट। तो बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट, ये क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजला एक बैक्टीरियल सेल के अंदर, जो कि हमने कल पढ़ा था और यहाँ पे एनसीईआरटी ने यही दिया था। ये देखिए आप, आपको समझ आएगा अच्छे से। क्या था ये? फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी, है ना। तो बेसल बॉडी बुनियाद होती है, फिर हुक आता है, फिर फिलामेंट आता है। द फिलामेंट इज लॉन्गेस्ट पोर्शन, डेफिनेटली होगा ही, एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड, है कि नहीं? Besides flagella, pili and fimbriae are also surface structures। देखा था हमने कल वो कैसे होते हैं, याद है आपको? फिलाई एंड फिम्ब्रिए, इतना हूँ यहाँ बंदा मिलेगा मुझे। देखिए बैक्टीरियल सेल कैसी होती है, आप फिर से देखिए बैक्टीरियल सेल की ओर। फिलाई और पिलाई और फिम्ब्रिए कैसे होते हैं? पिलाई और फिम्ब्रिए मैंने आपको दिखाए थे पिछली बार, अब फिर से देखते हैं हम। ये देखिए, ये दिख रहा है वो साइड से कोने में, ये हो गया पिलाई। पिलस को बोलते हैं, ठीक है। पिलस या पिलाई अगर होंगे बहुत सारे, इनको बोलते हैं पिलस। पिलस और फेम्ब्रिया आप माने कुछ ऐसे होते हैं, कुछ और बाल जैसे होते हैं, ठीक है। पिलस और फेम्ब्रिया जो होते हैं वो और कुछ बाल जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। अ, क्या स्टॉप हो गया ये शेयर स्क्रीन? नहीं, एक मिनट एक मिनट, हम कहाँ पे थे? शेयर स्क्रीन यहाँ पे, तो यहाँ पे। यू कैन नॉट मिनिमाइज। आप क्या दिख रहा है स्क्रीन पे इस टाइम पे? स्क्रीन पे आप क्या देख पा रहे हैं? अच्छा आप देख पा रहे हैं, ये देखना है आपको यहाँ पे, ये देख। ये खुश के देखिए शेयर स्क्रीन करना बार बार।
अब फिर मैं कहता हूँ तेज तेज याद करना, मैंने सीखा। आप फिर भी देखिए, ये हो गया प्लस, ठीक है, ये हो गया प्लस यहाँ पे। और बाकी आपको पता ही है कि यहाँ पे फ्लैजला, ये हो गया फ्लैजला, और यहाँ पे ऐसी फिम्ब्रिया भी होते हैं कुछ चीज़ें। अब हम एनसीईआरटी नीति क्या लिखते हैं? एनसीईआरटी बोलती है कि जो पिला फिम्ब्रिया होते हैं वो कुछ और सरफेस स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑफ द बैक्टीरिया, बट दे डो नॉट प्ले अ रोल इन मोटिलिटी। ये इनको मोशन करने में कोई रोल अदा नहीं करते। पिलाई और फिम्ब्रिया की बात हो रही है। अब पिलाई क्या होते हैं? वो इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि स्पेशल प्रोटीन से बन जाते हैं। और फिम्ब्रिया होते हैं ब्रिसल लाइक, स्मॉल ब्रिसल लाइक। ब्रिसल क्या होता है? अपन ये ब्रश है ना, ये हमारा ब्रश होता है, उसको होता है ना बस ऐसे 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 ऐसे, इनको बोलते हैं ब्रिसल्स। तो वैसे ही ब्रिसल लाइक होता है, मतलब हेयर लाइक होता है। ये ब्रिसल लाइक होता है कौन? फिम्ब्रिए। लाइक फाइबर्स, ब्रिसल लाइक फाइबर्स दे स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल, जो निकल जाती है सेल से बाहर। इन सम बैक्टीरिया, ये जो फिम्ब्रिए होते हैं, दे आर नोन टू हेल्प टू अटैच द बैक्टीरिया टू द रॉक इन द स्ट्रीम्स। ठीक है, स्ट्रीम्स में रॉक से जुड़ने के लिए वो हेल्प करते हैं इन्हीं ब्रिसल्स को, यानी फिम्ब्रिया को। एंड ऑल्सो टू द होस्ट टिश्यू, जिस होस्ट पे वो हमला करते थे या जिस पे वो रहते हैं, तो उसके साथ अटैच होने के लिए वो इन फिम्ब्रिया का हेल्प करते हैं, जो ब्रिसल लाइक होते हैं। ब्रिसल का मतलब क्या हो गया? मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि ब्रिसल का मतलब होता है ब्रिसल लाइक थिन हेयर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन द बैक्टीरियल सरफेस। तो ये हमने कहा था। राइबोसोम्स की अब बात करते हैं, अब ध्यान से समझना है ये चीज। राइबोसोम्स, क्योंकि हम जानते हैं वो प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं और यूकैरियोट्स में भी होते हैं, और वो प्रोटीन फॉर्मेशन करते थे असलन। राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज के बारे में हम देखते हैं। राइबोसोम्स इन प्रोकैरियोट्स, राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। वो होते हैं एसोसिएटेड किसके साथ? विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। दे आर अबाउट दे आर अबाउट दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर, 20 नैनोमीटर इन साइज। इतने छोटे होते हैं ये राइबोसोम्स, 15 टू 20 नैनोमीटर्स। एंड आर, मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़ा होगा ना वो फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, वहाँ पता है ना कि पता होती है नैनोमीटर कितना होता है, वो सब कितना होता है। एंड आर मेड अप ऑफ टू सब यूनिट्स। वो दो सब यूनिट से बन जाते हैं, 50 एस और 30 एस। ठीक है, विच व्हेन प्रेजेंट टुगेदर फॉर्म 70 एस प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। देखिए यहाँ पे राइबोसोम होता है 50 एस और 30 एस सब यूनिट। ठीक है, 50 एस और 30 एस सब यूनिट। आप मानिए 50 एस है और ये 30 एस सब यूनिट। आप बोलेंगे 50 + 30 कितना होता है? 80 एस। यहाँ पे वो एस ऐसे नहीं हो जाता है, ये एस का सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट देखेंगे भी वो क्या होता है। फिलहाल आप समझिए ये चीज़ कि यहाँ पे दो सब यूनिट से बन जाता है क्या? राइबोसोम। ये तो 50 एस सब यूनिट से और 30 एस सब यूनिट से, विच आर प्रेजेंट टुगेदर टू फॉर्म 70 एस सब यूनिट, 70 एस प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। देखिए, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के दो यूनिट्स होते हैं। तो लार्ज क्या होता है? उसे हम बोलते हैं लार्ज 50 एस सुनचे, और 30 एस स्मॉल होता है। व्हेन दे जॉइन दे मेक 70 एस राइबोसोम, है कि नहीं? दैट डज प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि 70 एस राइबोसोम जो प्रोकैरियोट्स में होता है, जो बैक्टीरिया में होता है, वो करते हैं हेल्प किसने? प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको नहीं करना है 50 + 30 = 80, जैसे करते हैं कोई स्टूडेंट्स बोलते हैं ये क्या हो रहा है सर 80। इसको इतना मैथ नहीं आता है, बिकॉज एस इज इक्वल टू सेडिमेंटेशन रेट। एस यहाँ होती है सेडिमेंटेशन रेट। होता है ना सेडिमेंटेशन प्रोसेस, कितना मतलब नीचे उतर जाती है चीजें, किस रेट में, वही, नॉट रियल साइज। ठीक है, तो 30 30 एस + 50 एस कंबाइन होने के बाद 70 एस राइबोसोम बनाते फॉर मेकिंग प्रोटीन बैक्टीरिया, है ना। सेडिमेंटेशन रेट बोलती है कितना फास्टली एक पार्टिकल सेटल करता है ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन। अब कल्पिट हो गया ना। देखिए, सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है, आप मानिए कुछ ट्यूब्स लाते हैं, ठीक है, ट्यूब रखे, यहाँ ट्यूब, यहाँ ट्यूब, यहाँ ट्यूब, यहाँ ट्यूब, यहाँ ट्यूब, बीच में इनको ऐसे रख दिया। अब मैं घुमा रहा हूँ बहुत हाई स्पीड पे मोटर को, ट्यूब्स को ऐसे घूम रहे हो, ठीक है। अब जो भी होगा ना मोटे मोटे पार्टिकल्स, वो कहाँ पे आ जाएंगे? वो ट्यूब के कोने पे आ जाएंगे। आप मानिए मैंने एक ट्यूब लिया, दो ट्यूब लिए, तीन ट्यूब लिए, भर दिया इसमें कुछ मटेरियल। अब मैं घुमा रहा हूँ उनको पूरी हाई स्पीड में ट्यूब्स को, ठीक है। मतलब ऐसे देखिए, ये ट्यूब का ऊपरी सरफेस, ठीक है, ऐसे ऊपरी सरफेस, ऊपरी सरफेस ऐसे, ये नीचे वाली सरफेस है ट्यूब की, ऐसे ऐसे ऐसे। मैं घुमा रहा हूँ पूरे हाई स्पीड में। अब क्या हो जाएगा? जो मोटे पार्टिकल्स होंगे वो करेंगे सस्पेंड नीचे, है ना, वो जाएंगे सेटल डाउन, दे विल सेटल डाउन। सेम आप मानिए, जब सेंट्रीफ्यूगेशन की जाती है इन्हीं राइबोसोम्स की, तो उस टाइम पे जो सेडिमेंटेशन रेट इनकी होती है, इसकी होती है 30 एस, इसकी होती है 50 एस, टुगेदर बन जाती है इनकी 70 एस। उस हिसाब से ये रेट होती है ना, कि इसको सामने ही करना है इस रेट को, ठीक है, ये रेट होती है।
तो बस याद रखना है कि मेजर्ड इन स्वेटबर्ग यूनिट, क्या इसको बोलते हैं? स्वेटबर्ग यूनिट। जो एस यहाँ पे था, अब बोलेंगे फिर एस का मतलब क्या होता है? ये स्वेटबर्ग यूनिट होता है। स्वेटबर्ग, जिस साइंटिस्ट ने ऐसा किया होगा, मतलब एक्सपेरिमेंट इसका वो साइंटिफिकेशन किया होगा, तो स्वेटबर्ग यूनिट इसको बोलते हैं। डिपेंड्स ऑन साइज, शेप एंड वेट ऑफ पार्टिकल। कितना साइज पार्टिकल का है, शेप कैसी है और वेट कितना पार्टिकल का है, उसी बुनियाद पे स्वेटबर्ग यूनिट होता है क्या? वैरी। तो बिगर हेवियर जितना होगा एक पार्टिकल, उतना उसका हायर एस वैल्यू होता है। स्वेटबर्ग वैल्यू उसको बोलते हैं, ठीक है, स्वेटबर्ग यूनिट एस। तो एस वैल्यू बोलते हैं क्या? शोज सेटलिंग स्पीड। ये एक्चुअल साइज नहीं बोलता है, ये बोलते हैं सेटलिंग स्पीड कितनी, कितना जल्दी वो सेटल कर पाते हैं। तो 50 एस मानिए आप इस रेट पे कर पाते, इस स्वेटबर्ग यूनिट पे वो कर पाते क्या? मतलब सेडिमेंट अपने आप को सेटल कर पाते। और 30 पे कर पाते, टुगेदर ही कर पाते 80 एस पे, ठीक है। सॉरी, टुगेदर ही कर पाते 70 एस पे, ना कि 80 एस पे। ना यहाँ पे लिखा है 70 एस, लेकिन सम क्या आता है? 80। यहाँ पे सम नहीं करना है, बस याद रखना है कि 70 एस टुगेदर इनको आता है क्या? स्वेटबर्ग यूनिट। समझाएगा कि नहीं? अक्सर लोगों को समझ नहीं आती ये सब चीजें, बोलते हैं, "ये क्या बकवास बोल रहा है"। उसके बाद राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स में क्या हो जाती है? प्रोटीन सिंथेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अल्लाह की कसम। राइबोसोम्स में प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है। सेवरल राइबोसोम्स में अटैच द सिंगल एमआरएनए, ठीक है। हम पढ़ेंगे क्लास 12th में, या शायद यहाँ पे लिखा होगा एमआरएनए क्या होता है, हम पढ़ेंगे एमआरएनए क्या होता है, हम पढ़ेंगे आरआरएनए क्या होता है, हम पढ़ेंगे टीआरएनए क्या होता है, वो सब हमें पढ़ना है। अभी हमारा टॉपिक सिंपली ये है कि सेवरल राइबोसोम्स अटैच कर सकते हैं एक सिंगल एमआरएनए को। एमआरएनए का मतलब आप मानिए होता है मैसेंजर आरएनए। क्या होता है? आप लिख सकते हैं, एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, ठीक है। एमआरएनए का मतलब क्या होता है? मैसेंजर आरएनए। तो बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हो सकते हैं इस एमआरएनए के साथ एंड फॉर्म चेन, और वो बनाते चेन। कौन? राइबोसोम्स। देखिए एमआरएनए यहाँ पे वहीं चल रहा है, इसके साथ अटैच हो रहे हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम राइबोसोम आप बना रहे हैं चेन एमआरएनए के साथ, उसको बोलते हैं पॉलीराइबोसोम्स, यानी कि मल्टीपल राइबोसोम। सीधी सी बात है ना, पॉलीराइबोसोम्स। या बोलते हैं डायरेक्टली क्या? पॉलीसोम। राइबो छोड़िए अब इसको, पॉलीसोम। द राइबोसोम्स ऑफ पॉलीसोम ट्रांसलेट एमआरएनए इनटू प्रोटीन। उसी एमआरएनए को, यानी कि मैसेंजर आरएनए को, वो प्रोटीन में चेंज कर देते हैं। और एमआरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? हमें सब पढ़ना है 12th क्लास में, फिलहाल गोटा करना है याद। गोटा क्या, ये तो गोटा ही रखना होता है याद, वरना क्या, बायोलॉजी गोटा ही होता है। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? कि जब एमआरएनए से प्रोटीन बन जाते हैं, जब उस एमआरएनए पे क्या जुड़ जाते हैं? राइबोसोम्स, यानी कि पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम्स। आप मानिए ये मेरा पेन जो है, ये एक एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, इस पे लग रहा है क्या? राइबोसोम 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 राइबोसोम। इनको क्या बोलेंगे हम? पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम्स। अब इसकी वजह से जो ये एमआरएनए होता है, ये बन जाता है प्रोटीन के अंदर। क्योंकि हम बोलते हैं कि राइबोसोम बनाते हैं प्रोटीन, कैसे बनाते हैं? वो एमआरएनए के ऊपर चढ़ जाते हैं और एमआरएनए बनाते हैं बाद में प्रोटीन। तो इस प्रोसेस को, जहाँ पे एक एमआरएनए के ऊपर राइबोसोम चढ़ने के बाद वो प्रोटीन बनाता है, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। इसलिए यहाँ पे इसने कहा कि राइबोसोम जो पॉलीसोम के होते हैं, जो पॉलीराइबोसोम सब एमआरएनए पे चढ़ जाते हैं, वो ट्रांसलेट करते हैं इसको, एमआरएनए को, प्रोटीन के अंदर। यानी कि एमआरएनए का प्रोटीन बनने को, इसी प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसलेशन। तो इसी के साथ हमने खत्म कर दिया राइबोसोम्स, ठीक है। अब देखिए इंक्लूजन बॉडीज क्या होते हैं। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, रिजर्व मटेरियल जो बच जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, वो स्टोर होता है इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। आखिरकार होता है क्या इंक्लूजन बॉडीज? दे आर जस्ट द रिजर्व मटेरियल इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स। दे आर नॉट बाउंड बाई एनी मेम्ब्रेन सिस्टम, वहां पे कोई मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन कुछ नहीं होता है। एंड लाइफ फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। अपन ये कूड़ा वगैरह होता है, कुछ रिजर्व मटेरियल होता है। अब इसमें रिजर्व मटेरियल में क्या क्या होता है? फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे सायनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं, गैस वैक्यूल्स हो सकते हैं। दे आर फाउंड इन द ब्लू ग्रीन एल्गी एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन या पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर गैस वैक्यूल्स पाए जाते हैं। अब वो होते क्या है, थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए, वरना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आपके लिए इतना भी काफी था। फर्स्ट, ग्रेन्यूल का मतलब आप रखिएगा, जब भी आपको देखेगा ना ग्रेन्यूल, कभी भी आज के बाद ना साइंस में, तो ग्रेन्यूल का मतलब होता है स्मॉल स्टोरेज पार्टिकल इनसाइड अ सेल।
अगर सेल के अंदर एक स्मॉल स्टोरेज पार्टिकल है, ऐसा पार्टिकल जो कुछ ना कुछ स्टोर कर रहा है, रिजर्व मटेरियल को स्टोर कर रहा है, उसको बोलते हैं ग्रेन्यूल। ठीक है, आप रखिए ऐसे याद। अब तीन तरह के ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं। फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स जो कि एक्स्ट्रा फॉस्फेट को, जाहिर सी बात है फॉस्फेट आ गया तो एक्स्ट्रा फॉस्फेट को जो एनर्जी और मेटाबॉलिज्म के लिए स्टोर करते थे, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स। अब उसके बाद जो साइनोफेसियन ग्रेन्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रोटीन रिजर्व करते हैं साइनोबैक्टीरिया के अंदर, क्योंकि साइनोफेसियन आ गया ना वहाँ पे लफ्ज। तो साइनोफेसियन ग्रेन्यूल्स असल में प्रोटीन रिजर्व करते हैं किसमें, साइनोबैक्टीरिया में। होते क्या हो साइनोफेसियन ग्रेन्यूल्स, दे आर जस्ट द इंक्लूजन बॉडीज। सो देयर व्हाट्स देयर फंक्शन, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स, रिजर्व, प्रोटीन रिजर्व। ठीक है, रिजर्व करते हैं इनको। उसके बाद ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, जाहिर सी बात है ग्लाइकोजन की फॉर्म में ही हमारे अंदर फूड स्टोर रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ग्लाइकोजन जो है वो ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो कहते हैं स्टोर कार्बोहाइड्रेट को, ग्लाइकोजन को। जाहिर सी बात है ग्लाइकोजन ही करेगा, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स ग्लाइकोजन को ही क्या करेंगे, स्टोर, है ना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आपके लिए इतना ही काफ़ी है। तो ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, वो स्टोरेज पैकेट्स आप मानिए। फॉस्फेट से सीधी सी बात है, वो फॉस्फेट करता है क्या, इतना काफ़ी आपके लिए, मतलब रिजर्व रखता है अपने पास। ऐसे जो साइनोफेसियन ग्रेन्यूल होता है वो रखता है क्या, प्रोटीन इन द साइनोफेस इन द साइनोबैक्टीरिया, ब्लूग्नी algae। और जो ग्लाइकोजन होता है वो शुगर अपने अंदर रख लेता है, यानी कि ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल अपने अंदर ग्लाइकोजन को ही रख लेता है बस। और गैस वैक्यूल्स क्या होते हैं, वो एयर फिल्ड सैक्स होते हैं, अपनी ऐसी बोरियां जहाँ पे एयर होता है, इन सम बैक्टीरिया लाइक साइनोबैक्टीरिया दैट हेल्प देम फ्लोट। जाहिर सी बात है जब उनके अंदर होगा क्या, गैस या एयर, तो डेफिनेटली दे कैन कंट्रोल buoyancy इन वाटर, दे कैन फ्लोट इन वाटर। तो हेल्प बैक्टीरिया मूव टू द राइट लाइट एंड ऑक्सीजन लेवल। ठीक है, ऐसे वो सही लाइट की ओर आ जाते हैं और ऑक्सीजन लेवल की ओर आ जाते हैं, क्योंकि वो ऊपर से फ्लोट करते हैं, वो पूरा नीचे नहीं जाते हैं। तो एक लाइन में आप रखिए याद, गैस वैक्यूल्स स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बैक्टीरिया को एडजस्ट करवाते हैं उनकी फ्लोटिंग लेवल, जो कहाँ पे होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी में या पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक एल्गी में, क्योंकि दे नीड लाइट। सो इसके लिए यहाँ पे ये लॉजिक है पीछे। अब हम पढ़ते हैं आज अपना टॉपिक असली वाला, यूकैरियोटिक सेल, जो कि हमारे अंदर होती है, ट्रू सेल्स। तो कहाँ कहाँ होती है, जाहिर सी बात है प्रोकैरियोटिक सेल्स कहाँ पे होती है, सिर्फ वो सिर्फ ओनली एंड ओनली बैक्टीरिया के अंदर क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस जहाँ पे होता है। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, क्या प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है, वहाँ न्यूक्लियस नहीं होता है। अब यहाँ पे लिख दिया है प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस, वहाँ पे डीएनए नंगा होता है, डीएनए इज नेक्ड देयर। क्या बोलते हैं, डीएनए इज नेक्ड, वो नंगा होता है, उसको बाहर से मतलब मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस में वो नहीं होता है। न्यूक्लियस आप मानी ऐसी थाली, ऐसी ऐसा सैक होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसमें डीएनए कंडेंस किया गया होता है बिल्कुल अच्छे से। लेकिन अगर डीएनए के बाहर कवरिंग न्यूक्लियस है ही नहीं, उसको बोलते हैं बैक्टीरिया। वहां पे न्यूक्लियोइड होता है, क्या होता है, न्यूक्लियोइड, ना कि न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस वहां पे नहीं होता है, वहां पे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है, वहां पे न्यूक्लियस ही नहीं होता है। वहां पे सीधा डीएनए क्या होता है, नेक्ड होता है डीएनए, न्यूक्लियोइड वहां पे पाया जाता है। न्यूक्लियोइड आप लिख सकते हैं, न्यूक्लियोइड डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि न्यूक्लियोइड क्या होता है। न्यूक्लियोइड जो होता है क्या, वो होता है कि ऐसा रीजन जहां पे डीएनए प्रेजेंट होता है, किन में, इन प्रोकैरियोट्स। डीएनए प्रोकैरियोट्स में कहाँ होता है, वो न्यूक्लियोइड के अंदर होता है, जहाँ पे ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता है, न्यूक्लियोइड होता है ना कि न्यूक्लियस। तो यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है और प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड होता है, ये बात समझनी है। अब यूकैरियोटिक सेल्स किन में किन होती है, प्रोटिस्ट्स में भी, प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी और फंजाई में भी। अगर आपको याद होगा विटाकर साहब का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ पढ़ लिया था हमने, वो हमने ये सब पढ़ लिया था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स कहाँ पे होती है, बैक्टीरिया में। फिर यूकैरियोटिक सेल्स प्रोटिस्टस में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, फंजाई में मिल जाती है। उस टाइम आपको कहा था, आपको याद अगर होगा, पेप्टिडोग्लाइकेड क्या होता है, आपको समझ नहीं आ गया था, आप बोलते हो क्या है, मुश्किल लग रहा है कुछ, सेल वॉल कैसे बनता है बैक्टीरिया का, लेकिन यहाँ पे पढ़ लिया आपने फिर कैसे बन जाता है ना। इसलिए कहीं पे बात समझ नहीं आएगी, बोला नहीं चाहिए, समझ नहीं आ जाएगी, ये सब इंटर होता है, वापस होता है रिवीजन इस चीज़ का हर जगह पे। इन यूकैरियोटिक सेल्स देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन।
यूकेरियोटिक सेल्स में बहुत कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है, यानी कि ऑर्गेनल्स बहुत सारे बन जाते हैं साइटोप्लाज्म में, और द साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, क्योंकि यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स बहुत होते हैं, यहाँ पे कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाती है कि सेल्स होती है डिवाइड सेपरेट पार्ट्स में, ऑर्गेनल्स में, हर एक अपना अपना स्पेसिफिक जॉब कर देती है। यूकेरियोटिक सेल्स पोजेस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस यहाँ पे होता है, ठीक है, विद अ न्यूक्लियर एनवेलप भी होता है साथ में, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज व्हाट, मेम्ब्रेन बाउंड। न्यूक्लियर एनवेलप बोलेंगे या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे, एक ही बात है, ठीक है। अगर आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे या आप न्यूक्लियर एनवेलप बोलेंगे, जो न्यूक्लियस को कवर कर देता है, जो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है प्रेजेंट इन यूकेरियोटिक सेल्स, ये सबसे बड़ी फीचर यहाँ होती है। In addition, eukaryotic cells have a variety of complex locomotory and cytoskeleton structures। वो हम आगे पढ़ेंगे। लोकोमोटरी समझ आ गया आपको क्या होता है, जिसे वो मोशन कर पाते हैं, हम पढ़ेंगे सीलिया फ्लैजिला के बारे में, वो यहाँ पढ़ना है। और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स यहाँ पे होते हैं। आप मानिए साइटोस्केलेटल, फिलहाल हमें आगे पढ़ना है, वो होता है कि आप मानिए सेल का अपना स्केलेटन, साइटो मतलब हो गया ना सेल, स्केलेटन क्या हो गया, सेल का अपना स्केलेटन सिस्टम, वो हम देखेंगे वो क्या होता है। their genetic material is organized into chromosomes। जाहिर सी बात है, जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे कैसे होता है, डीएनए तो होता ही है, डीएनए बड़ा किस में होता है, क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम्स कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, पानी ये मैं बनाता हूँ एक क्रोमोसोम, ठीक है, ये हो गया क्रोमोसोम, मैं बना रहा हूँ ये क्रोमोसोम, ठीक है। इसी क्रोमोसोम या बनाएंगे हम ऐसे क्रोमोसोम, इन्हीं गुच्छों में क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे ये बोल रहा है। और यूकेरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, है ना, प्लांट एंड एनिमल सेल्स डिफर करती है, देखिए कैसे। एज द फॉर्मर पोजेसेस सेल वॉल, कि फॉर्मर पहले वाले प्लांट सेल में क्या हो, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। फंजाई में सेल वॉल होता है, हाँ होता है। प्लांट में सेल वॉल होता है, होता है। एनिमल में सेल वॉल होता है, नहीं होता है। बस एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है। प्लास्टिड्स आर लार्ज सेंट्रल वैक्यूम, प्लास्टिड्स जो होते हैं ना वो खाली कहाँ होते हैं, प्लांट्स में। अब रखिए पीपी याद, प्लास्टिड्स आर ओनली इन द प्लांट्स। एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है कहाँ पे, प्लांट सेल्स के अंदर, जो एब्सेंट होता है एनिमल सेल्स में। एनिमल सेल्स में ना ही सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है और ना ही प्लास्टिड पाया जाता है। सेंट्रल वैक्यूल आप मानिए सेल में बीच में होता है, जो बिल्कुल पानी जैसा होता है, उसमें पानी भरा हुआ होता है। यू कैन सी दिस बिग स्ट्रक्चर यहाँ पे, ये क्या है, ये सेंट्रल वैक्यूल यहाँ पे, ये देख पा रहे हैं आप, ये ऐसा कुछ यहाँ से यहाँ तक, ये सारा ये क्या है, ये वैक्यूल है, इसको बोलते हैं सेंट्रल वैक्यूल, जो कि बड़ा होता है प्लांट सेल में, इसमें पानी भरा हुआ होता है, इसमें क्या होता है, पानी, इस वैक्यूल में। तो ये आपको समझना है, ठीक है। विच आर एब्सेंट सेल, जो कि एनिमल सेल्स में सेंट्रल वैक्यूल नहीं होता है। तो वहां पे क्या होता है एनिमल सेल में, वहां पे होता है सेंट्रियोल। ये देखिए आप, एनिमल सेल आप नीचे देखिए, यहाँ पे सेंट्रियोल ढूंढिए आप, कहाँ लिखा है, ये देख पा रहे हैं आप, ये सेंट्रियोल होता है कहाँ पे, एनिमल सेल में, जो प्लांट सेल में नहीं होता है। लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है, वैक्यूल, जो कि एनिमल सेल में नहीं होता है वैक्यूल, ये समझना है डिफरेंस। प्लास्टिड जो खाली कहाँ पे होता है, प्लांट सेल्स में, और रखिए पीपी याद। अब प्लास्टिड होता क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा है, हमें आगे पढ़ना है सब कुछ। प्लांट सेल ऑर्गेनेल जो फोटोसिंथेसिस के काम में आ जाती है, पी फॉर प्लास्टिड, पी फॉर प्लांट, पी फॉर फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज के काम में आ जाती है और पिगमेंट बनाती है। तो क्लोरोप्लास्ट तो पता ही है क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट करता है क्या, लाइट को लेता है वो। क्रोमोप्लास्ट आप मनी कलर के साथ काम करता है। ल्यूकोप्लास्ट हम ये सब पढ़ेंगे, अमाइलोप्लास्ट ये आप छोड़िए फिलहाल, हमें सब आगे पढ़ना है। प्लास्ट बन आप ये करते हैं हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड पिगमेंट। अब सेंट्रियोल किस में हेल्प करता है, हमें सब पढ़ना आगे वैसे भी। एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जो हेल्प करता है सेल डिवीजन के अंदर और बनाता है सीरिया और फ्लैजिला को। ये जो आप सेंट्रियोल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में देख, एनिमल सेल में देख पा रहे हैं, ये हमें हेल्प करता है सीरिया और फ्लैजिला को बनाने के अंदर, सीरिया और फ्लैजिला को बनाने के अंदर। और साथ में जो सेंट्रियोल होता है ये हमें हेल्प कर देता है प्लांट सेल के अंदर, किस चीज़ में, ये इसमें कहते हैं सेल डिवीजन के अंदर हेल्प। वो हमें आगे पढ़ना है, वो स्पिंडल फाइबर वगैरह वो हम पढ़ेंगे आगे, अभी आपको वो समझ नहीं आ जाएगा। विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स, लगभग सारे प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल एब्सेंट ही होता है, वहां पे होता ही नहीं है वो चीज़, तो ये डिफरेंस आपको याद होनी चाहिए। चलते हैं हम नीचे। अब आप देखिए अच्छे से, पहले कुछ चीज़ें आप रखिए याद। गोल्गी apparatus ये होता है, ठीक है, गोल्गी apparatus,
ये न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस तो ये सारा है, आप पानी, ये सारा क्या है, दिस होल स्ट्रक्चर इज न्यूक्लियस। अब इसमें बीच में क्या है, न्यूक्लियोलस। फिर देखिए आप बाहर से यहाँ पे क्या है, कवरिंग इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप, या क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। ये बाहर से क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लांट सेल है, अंदर बाहर से क्या होगा, सेल वॉल। ये हो गया सेल वॉल। और ये क्या हो गया अंदर वाला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे आप देखिए क्या है, दिस इज माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पे होता है। ये जो आप देख पा रहे हैं, इसको पेरोजाइजोम बोलते हैं। पेरोक्सिजोम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेरोक्सिजोम। ये तो साइटोप्लाज्म पता ही है आपको। क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे देखिए, ये क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट है। और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट करता है हेल्प इन किसमें, फोटोसिंथेसिस। माइटोकॉन्ड्रियन या माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, एक माइटोकॉन्ड्रिया, ये देखिए आप, एक दो। किसमें करते हैं हेल्प, रेस्पिरेशन के अंदर। राइबोसोम्स क्या बनाते हैं, प्रोटीन। वैक्यूल यहाँ पे कितना बड़ा होता है। बाकी आपको पता है सब कुछ है ना। ऊपर देखिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो निकल जाता है यहाँ से, कहाँ से, मतलब न्यूक्लियस के आसपास होता है, लेकिन वहां पे स्मूथ होता है वो। ये देखिए, ये वाला, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाला क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाला भी क्या है, स्मूथ। और ये वाला भी क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ पे क्या नहीं होता है, जहाँ पे राइबोसोम्स इसके ऊपर प्रेजेंट नहीं होते हैं। लेकिन अगर इनके ऊपर राइबोसोम्स होते, अगर रफ लग रहे होते शक्ल से, है ना, ये देखिए आप यहाँ पे, इन्हें हम क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखिए आप, ये गोल स्ट्रक्चर लाइसोसोम। और ये भी देखिए आप यहाँ पे साइड पे, प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये हमें सब पढ़ना है इसके बारे में। अब देखिए आप एक बार, सेल किसकी, एनिमल सेल देखिए आप, बीच में न्यूक्लियस होगा ही होगा। न्यूक्लियोलस भी यहाँ पे होगा बीच में। न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी साइड से होगा, जिसे कवर करते हैं इसको। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी यहाँ पे होगा, ये वाला स्मूथ है ना, यहाँ पे है ही राइबोसोम्स। देखिए स्मूथ, ये वाला स्मूथ है। बाकी ये वाला देखिए आप, ये वाला देखिए आप, ये वाला देखिए आप, ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये वाला है, ठीक है, जो रफ होता है, जहाँ पे राइबोसोम्स होते हैं प्रेजेंट। इसको बोलते हैं RER शॉर्ट में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको बोलते हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोसोम यहाँ पर भी है, राइबोसोम यहाँ पर भी है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर भी है, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे एक। अब आप रखिए ऐसे याद, क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में नहीं होता है, सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होता है, प्लास्टिड एनिमल सेल में नहीं होता है, वैक्यूल एनिमल सेल में नहीं होता है। ऐसे याद रखिए आप। अगर आप पढ़ेंगे ना डायरेक्टली किताब पे, आप रट्टा मारेंगे, वैसे इंसान रट्टा मारते हैं, ये देखना है कहाँ क्यों नहीं है, अच्छा डायग्राम चेक करते हैं कि यहाँ पे है कि नहीं। ऐसे याद रहता है इंसान को, ऐसे याद नहीं करना पड़ता है। तो क्लोरोप्लास्ट देखा आपने यहाँ पे, नहीं। आपने देखा यहाँ पे सेल वॉल, नहीं। प्लास्टिक देखा आपने, नहीं। वैक्यूल देखा आपने, नहीं। तो मतलब एनिमल सेल, प्लांट सेल में ज़्यादा चीज़ें होती है। प्लांट सेल में क्या क्या एक्स्ट्रा आपने देखा, बताइए मुझे। एक तो सेल वॉल, सीधी सी बात है। और वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल जो पानी करता है स्टोर। और यहाँ पे क्या देखा आपने क्लोरोप्लास्ट जो वहाँ पे नहीं था। माइटोकॉन्ड्रिया तो होता ही है, वो बता करती है फोटोसिंथेसिस एनिमल्स। वहाँ क्यों होगा मतलब क्लोरोप्लास्ट। तो इतना काफी। अच्छा प्लाज्मिड भी यहाँ पे होता है, जो नीचे नहीं होता है। इसने यहाँ पे दिया नहीं है प्लाज्मिड, वो हम देखेंगे। प्लाज्मिड नहीं, क्लोरोप्लास्ट ही प्लाज्मिड होता है ना। प्लाज्मिड में क्लोरोप्लास्ट भी आ जाता है। ठीक है। अब प्लाज्मिड का भी क्लोरोप्लास्ट भी होता है, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट होता है, वो हम पढ़ेंगे नीचे वो क्या होता है। तो प्लाज्मिड और क्लोरोप्लास्ट एक ही बात है। क्लोरोप्लास्ट एक प्लाज्मिड ही होता है, ये अक्सर औकात ये बात है भूल जाती है इंसान, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसलिए बड़ा बड़ा। क्लोरोप्लास्ट जो होता है, याद रखिए, वो एक प्लाज्मिड होता है। कभी इंसान ढूंढता है प्लाज्मिड कहाँ पे है? अरे क्लोरोप्लास्ट ठीक प्लाज्मिड होता है। बाकी बाकी चीजें यहाँ पे होती है। अब हम चलते हैं नीचे, अब आपको डिफरेंस लिखनी आएगी ना एग्जाम में, या देखिए जो हम पढ़ते हैं ना, मतलब जो हम पढ़ते हैं इस टाइम पे, एक तो आप करेंगे रिविजन इसको घर में, और साथ में जो NCERT के जो नोट्स में आपको सेंड किए थे वो ना, वो क्वेश्चन आंसर्स वो आप पढ़ेंगे। फिर क्या करना है आपको, आप तो महान बन जाएंगे इसमें, सच में। अच्छा लेट अस नाउ लुक एट द इंडिविजुअल सेल ऑर्गेनल्स टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। अब हमें सब पढ़ना है, पूरा सेल मेम्ब्रेन देखेंगे हम पहले इसका, ठीक है, फिर हम क्या देखेंगे सेल मेम्ब्रेन के बाद। उसके बाद हम देखेंगे बाकी बाकी ऑर्गेनल्स यहाँ पे जितनी अभी आती है, चाहे सेल वॉल देखेंगे, फिर एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम देखेंगे, जहाँ पे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, स्मूथ और गोल्गी apparatus, फिर लाइसोसोम, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे, फिर प्लास्टिड देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। वही क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, वो सब कुछ।
फिर राइबोसोम, साइटोस्केलेटन देखेंगे, सीधा फ्लैजला, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स, फिर न्यूक्लियस और उसके साथ क्रोमोसोम और माइक्रोबॉडीज, और इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस अब पढ़ना डिटेल में सेल के बारे में, खतरनाक पढ़ेंगे क्या, अब फुल डिटेल। और ये सबसे बड़ा चैप्टर मुझे लगता है, मतलब इसमें पढ़ना पड़ता है आहिस्ता आहिस्ता। और एनसीईआरटी ने सेल मेम्ब्रेन बहुत कम दिया है, ये समझना अच्छे से, इसलिए ये थोड़ा मुश्किल समझना है, ठीक है, इट्स लिटिल बिट मुश्किल। दिमाग इससे खोलिए आप सारे। सेल मेम्ब्रेन देखते हैं हम सामने। The detailed structure of membrane was studied only after the advent of electron microscope. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के बाद ही डिटेल स्ट्रक्चर पॉसिबल हो गया 1950 में सेल मेम्ब्रेन का देखना। तो मीनवाइल केमिकल स्टडीज जो सेल मेम्ब्रेन पे हो गई, स्पेशली ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो हो गई, उन्हें इनेबल कर दिया साइंटिस्ट को कि वो डिड्यूस करे कि जो पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या होगा। डिड्यूस करेंगे वो, ठीक है, वो निकाल देंगे, वो एक्सट्रैक्ट कर देंगे, वो देंगे अपनी कुछ थेरी वगैरह। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हमें पढ़ने हैं, जो कि एनसीईआरटी ने दिया है। इसमें हमारे कितने कितने मॉडल्स पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं 5 6 7 8 मॉडल्स, उनकी अलग अलग चीज़ें होती है, खुश्क होती है बहुत सारा। फिलहाल हम पढ़ते हैं हल्का हल्का सिंपल सिंपल चीज़ें जैसे दी है यहाँ पे। देखिए आप, द स्टडीज शोड द दैट द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली composed ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। जो प्लांट का सेल मेम्ब्रेन होता है, जो एनिमल का सेल मेम्ब्रेन होता है, वो मेनली बन जाता है लिपिड से, यानी कि फैट से, और किससे, प्रोटीन से। और साथ ही बनता है कार्बोहाइड्रेट्स भी, हम देखेंगे बाद में कि लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील दैट ऑल सेल मेम्ब्रेन्स आल्सो पोजेस प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो लिपिड्स भी, प्रोटीन्स भी, और कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं कहाँ पे, एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर। द मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स। अब चूंकि यहाँ पे लिपिड भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, और प्रोटीन भी है। अब लिपिड यहाँ पे कैसा होता है, उसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। क्या बोलते हैं, यानी कि ऐसा लिपिड जहाँ पे फॉस्फोरस भी होगा, फॉस्फोलिपिड यहाँ पे पाया जाता है। दैट आर अरेंज्ड बाय लेयर, जो दो लेयर होती है, इसे इसको बोलते हैं बाय लेयर फॉस्फोलिपिड, या फॉस्फोलिपिड बाय लेयर बोलते हैं। बाय लेयर, दो लेयर यहाँ पे बाय होगा ना, दो, ट्राई कितना हो गया 3, मोनो कितना हो गया 1। तो फॉस्फोलिपिड बाय लेयर यहाँ पे होती है, दो लेयर्स यहाँ पे होती है फॉस्फोलिपिड। यहाँ पे देखिए आप, इसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, जो कि आप देख पा रहे हैं दो लेयर्स यहाँ पे है ना। ये हो गया एक लेयर, ये हो गया दूसरी लेयर। तो इससे हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। उसके बाद देखिए आप, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये प्रोटीन, ये प्रोटीन है, ठीक है, दिस इज द प्रोटीन, this is the protein, this is the protein, this with the, I'll show you that with the blue pen. This is the protein, this is the protein, this is the protein here, this is the protein, अंदर से भरा हुआ। अब जो अंदर से जुड़ा हुआ प्रोटीन है उसको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, प्रोटीन जो अंदर से होता है। और जो पेरिफेरी भी होता है, ये देखिए, ये हो गया प्रोटीन, ये प्रोटीन, ये वाला प्रोटीन, ये वाला जो बाहर निकल रहा है, ये देखिए आप, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसे बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, जो सरफेस पे होता है। उसके बाद अब देखिए एक और चीज, शुगर भी यहाँ पे होता है, देखिए कार्बोहाइड्रेट, हाँ, कार्बोहाइड्रेट भी यहाँ पे मिल गया हमें, लिपिड मिल गया, लिपिड भी यहाँ मिल गया, प्रोटीन मिल गया, प्रोटीन भी मिल गया। तो मतलब क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन बनता है प्रोटीन से भी, लिपिड से भी, यानी कि फॉस्फोलिपिड से भी, बाइलेयर होती है वो, और किससे, कार्बोहाइड्रेट से भी। ये बाद में रिसर्च में पता चल करवाया ये चीज़ें, कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे शुगर भी होते हैं, ये देखिए, शुगर 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 शुगर। था ना आसान। अब देखते हैं हम आराम से, देखिए ध्यान से, द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। अच्छा फिर यहाँ पे थे हम, द मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड। अब मेजर लिपिड क्या यहाँ पे होता है, फॉस्फोलिपिड, दैट आर अरेंज इन बाइलेयर, ठीक है। अब फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं। फॉस्फोलिपिड्स फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जाहिर सी बात है, फॉस्फोलिपिड्स दैट मेक अप द सेल मेम्ब्रेन, जाहिर सी बात है, विद अ वाटर लविंग हेड, जहाँ पे जो उनका हेड होता है वो वाटर लविंग होता है, यानी कि हाइड्रोफिलिक, फिलिक, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक पानी से मोहब्बत करने वाला हेड, हाइड्रोफिलिक हेड, आपने क्लास में पढ़ा हो ना वो सोप के बारे में, वो सब चीजें, हाइड्रोफिलिक हेड एंड वाटर फेरिंग टेल, और टेल यहाँ पे डर जाती है पानी से, उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक टेल। तो यहाँ पे जो सिर होता है उसको पानी अच्छा लगता है, हाइड्रोफिलिक हेड, और टेल को पानी पसंद नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वाटर फेरिंग टेल, या हाइड्रोफिलिक, सॉरी फोबिक,
देखिए फिलिक मतलब क्या, मोहब्बत करना किसी के साथ। आप पढ़ेंगे फिजिक्स में आगे, केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना, या पढ़ा होगा शायद आपने, अभी कहाँ पढ़ेंगे आप वो। न्यूट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करने वाला, जहाँ पे फाइल है ना, फाइल, फाइल मतलब क्या, मोहब्बत। और फोबिया बोलते हैं ना, फोबिया, मुझे फोबिया इन चीज़ों में डर है मतलब। तो फोबिक, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फॉस्फोलिपिड्स हैव फॉस्फोरस इन द हेड एंड लिपिड्स इन द टेल। आपने देखा होगा ना कि आप मानिए ये फॉस्फोलिपिड है, इसका ये हेड है, इसकी टेल है, ये एक फॉस्फोलिपिड है। आपने देखा होगा ना कि जब हम डालते हैं ना, मतलब हम डालेंगे तेल फॉर एग्जाम्पल पानी में, वो लगता है ना, डर जाता है मतलब, तेल मिक्स नहीं होता है पूरा अच्छे से, डर रहा होता है, उससे दूर हो रहा होता है एक हिसाब से। अब रखिए वैसी याद, यहाँ पे जो हेड होता है ना, इस किसका, फॉस्फोलिपिड की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो हेड होता है वो क्या होता है, हाइड्रो, शाबाश, फिलिक की फोबिक, हाइड्रोफिलिक, उसको पानी से मोहब्बत होती है, क्योंकि जो हेड यहाँ पे होता है वो किससे बन जाता है, वो फॉस्फोरस से बन जाते हैं, क्योंकि फॉस्फोलिपिड। और जो यहाँ पे टेल होती है वो क्या होती है, वो हाइड्रो, शाबाश, क्या होती है, हाइड्रोफिलिक की फोबिक, हाइड्रोफोबिक, वो डरती है पानी से, क्यों, क्योंकि वो लिपिड से बनी हुई होती है। आया ना किसी ने बता दी क्या, लिपिड भी आ गया और फॉस्फोरस भी आ गया। मैं फिर से बोलता हूँ, मैंने कहा नहीं, ये थोड़ा समझना अच्छे से। फॉस्फोलिपिड की अगर हम बात करते हैं, उसका स्ट्रक्चर की बात करें, जो बाय लेयर, जो दो लेयर्स में होता है, वहां पे हाइड्रोफिलिक क्या होता है, हेड, जो हेड होता है वो पानी से मोहब्बत करता है, बोलता है मुझे पानी चाहिए। लेकिन जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, वो डरती है पानी से, वो टेल, क्योंकि वो फैट से बनी हुई होती है। मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए, fat molecules that make up the cell membrane with a water loving head and water fearing tail, meaning that the head is hydrophilic and the tail is hydrophobic। ठीक है, क्योंकि जो हेड होता है वो बनता है फॉस्फोरस से, जो कि पसंद करता है पानी को, और जो लिपिड्स और फैट्स होते हैं वो टेल में होते हैं, जो कि नफरत करते हैं पानी से, वो डरते हैं पानी से, वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, उसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए फॉस्फोलिपिड बाइलेयर क्या होता है। देखिए फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर देखती है, फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर, हेड क्या बोलते हैं, फॉस्फेट, यानी कि जो बनता है किससे, फॉस्फोरस से, वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक, जो मतलब पानी से मोहब्बत करता है। इट लव्स वाटर, दिस इज बिकॉज द फॉस्फेट इज चार्ज्ड, सो इट इंटरेक्ट्स वेल विद द वाटर मॉलिक्यूल्स। फॉस्फेट क्या होता है, चार्ज्ड होता है, और वाटर मॉलिक्यूल भी क्या होता है, वो चार्ज होता है। तो ये लोग अच्छे से क्या करते हैं आपस में, इंटरैक्ट अच्छे से करते हैं, और ये मोहब्बत करते हैं आपस में, ठीक है। उसके बाद अब देखिए नीचे यहाँ पे, टेल मेड ऑफ फैटी एसिड चेन, टेल बन जाती है फैटी एसिड चेन से यहाँ पे, ठीक है, फैटी एसिड चेन से। तो वो हाइड्रोफोबिक होती है, वो हेट करती है पानी से और डर जाती है पानी से। इन शॉर्ट रख याद कि जो फॉस्फोलिपिड है, यानी कि जो फॉस्फोरस है, वो पानी से मोहब्बत करता है, वो हाइड्रोफिलिक होता है, और जो नीचे क्या होती है, टेल, वो हाइड्रोफोबिक होती है, वो डर जाती है पानी से। उसके बाद देखिए अब नीचे, हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग मिसेस वाटर लाइक शुगर और फॉस्फेट हेड, वो मिल जाते हैं पानी के साथ। हाइड्रोफोबिक वाटर फेयरिंग अवॉइड वाटर लाइक फैटी एसिड्स या फैटी एसिड टेल्स जो होती है, वो डर जाती है पानी से। ये मैटर इसलिए करता है क्योंकि इन सेल मेम्ब्रेन हेड्स फेस द वाटरी एनवायरनमेंट आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल। एक सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टाइम हो गया शायद क्लास का, कल पढ़ेंगे अच्छे से हम। देखिए एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर हेड जो है वो करता है फेस द वाटरी एनवायरनमेंट आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल। एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो हेड होता है, जो कि फॉस्फोरस से बन गया होता है, उसको फॉस्फेट हेड बोलते हैं, फॉस्फेट हेड, जो फॉस्फोरस से बन गया होता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर। तो वो जो होता है वो करता है वाटरी एनवायरनमेंट